गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को करेबल फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। और भगवान से यही गुजारिश करता हूं आप सभी के लिए कि ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साल रहे और इसी साल आप जल्दी से आपकी मनपसंद नौकरी पाएं और फिर यहाँ पर हम लोगों से मिलना है। ठीक है, तो ये एक प्रार्थना है आप सभी के लिए, भगवान से मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और जल्दी से मुझे बताएंगे कि ये 1 या 2 दिन है ना, अभी तो 1.5 ही दिन हुआ है लगभग लगभग, कैसा रहा आपके लिए नया साल, किस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आया है दोस्तों। और हम लोग तो आपके लिए सेवा में खड़े ही हुए हैं, ठीक है ना। आपकी बैक टू बैक क्लासेस चली रही हैं दोस्तों, तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो सभी को भैया हैप्पी, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना। और 2024 खुशियां लेकर आएगा, ये मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। बहुत ही शानदार समय रहने वाला है हमारे लिए। तो दोस्तों स्वागत है सभी का, आई वेलकम यू ऑल। फटाफट से आ जाएंगे और फिर हम लोग चीज़ों को आगे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम अपने मॉक टेस्ट के बाद अब जो ये वाली नए साल में जो पहली क्लास रहेगी वो हम लोग किस पर बेस्ड रखेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इस टॉपिक के सिलसिले में, ठीक है ना, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के सिलसिले में दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों ने उठाया है, ऑल टाइम फेवरेट रहता है सभी का, है ना। और बहुत बच्चे बहुत सारी ये भी कंप्लेन करते हैं कि सर ये वाला टॉपिक में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर जितना भी हम लोगों ने सीखा, आप लोगों ने पढ़ा है, उसी को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और छोटी छोटी चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, तो टेंस एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, नो डाउट, ठीक है। और इसमें काफ़ी बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, हालांकि इतनी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ कर चलेंगे, है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी होगी या फिर इस सफ़र में कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी तरह की नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज़ याद रखनी है। देखो मैं आपको बताऊं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना है ना। 2-3 चीज़ों पर ध्यान है। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, है ना, अपने कंसेप्ट को जो पढ़ाया गया है आपको उनको बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना। जो भी कंसेप्ट आपको समझाए गए किसी भी टॉपिक में, है ना, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, जो भी कंसेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि उन कंसेप्ट्स को मेरे बच्चों आप बहुत अच्छे से समझें। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। क्लास में आपको कंसेप्ट सिखाए गए, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी बनती है, सेकेंड पॉइंट आपके लिए क्या आता है कि आप उनको क्या करें, रिवाइज करें। बहुत सारे बच्चे ना कंसेप्ट क्लास में तो समझ लेते हैं, फिर 10-12 दिन बाद उनका मन करता है चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने से पहले मैं कहूंगा आप लोगों से, आप उन कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज करें। रिवीजन बहुत जरूरी है ना। प्रैक्टिस से पहले दोस्तों रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे, तो रिवाइज करेंगे उनको, है ना। तीसरी की अगर मैं बात करूं, रिवाइज करने के बाद ही बच्चे प्रैक्टिस पर आए, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट्स को अच्छे से सीखेंगे डिटेल में, फिर उनको रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत सारे बच्चे ना इन 3 स्टेप्स को ही फॉलो करके छोड़ दिया करते हैं, जबकि मेरे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट एक और स्टेप आता है जो बहुत सारे बच्चे स्किप कर जाते हैं। ये वाला पॉइंट कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, और वो क्या है, जब आपने कंसेप्ट्स को पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, प्रैक्टिस भी की, मानकर चलें आपने 100 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से किए, मान लेते हैं, ठीक है। और एक अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग पॉसिबिलिटी आ सकती है। हो सकता है भाई कोई बच्चा 90 प्लस स्कोर कर ले इसमें, ठीक है। हो सकता है कोई 80 प्लस स्कोर करे, हो सकता है कोई इसमें 60 स्कोर करे, हो सकता है कोई 50 ही करे, और हो सकता है कोई 40 ही करे। अलग अलग बच्चों का अलग अलग स्कोर रहा करता है, ठीक है। अब 40-50 उन्हीं स्टूडेंट्स का रहेगा जिन्होंने कंसेप्ट ही अच्छे से नहीं समझा, है ना, जिन्होंने कंसेप्ट पर समझने में ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ रट लिया, चीजों को क्रैम करने के ऊपर फोकस किया। सिर्फ वो वाले बच्चे ही 50-40 के आसपास रहते हैं। जिन्होंने अच्छे से समझा वो कहीं ना कहीं 60 प्लस रहेंगे, ठीक है। जिन्होंने रिवाइज किया वो 80 रहेंगे, और जिन्होंने रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी, है ना, 90। अब देखो, जब ये प्लस वाला साइन हटा ही लेते हैं ना, प्लस हटाओ थोड़ी देर के लिए, प्लस प्लस हटाते हैं। अब मानकर चलते हैं
यहां पर 90 क्वेश्चंस तो हो गए, उस बच्चे को 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, इसको 20 में आई, इसको 40 में आई, जान ही रहे हैं आप लोग, इसको 50 क्वेश्चन में दिक्कत आई, इसको 60 क्वेश्चन में। अब देखो ये जो बच्चे हैं इन्होंने इतना स्कोर किया, ये इनका स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है बच्चे, है ना। अगर इन 10 क्वेश्चंस को वो ढंग से एनालाइज करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि भाई ये 10 क्वेश्चंस मेरे से क्यों नहीं हुए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर इन 10 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन आ गए तो वही रिजल्ट रहेगा 0, क्योंकि आपने तो इसको एनालाइज करा ही नहीं, आपने तो बस आंसर की से मैच कर लिया, ठीक है, 90 आ गए, मजा आ गया। अब ये 90 क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में मिल गए, तो इनको तो आप फोड़ ही दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है यहां पर। ये 10 क्वेश्चन क्यों नहीं हुए उनको एनालाइज करें, ठीक है। जिसके 80 सही हुए उसके पास 20 क्वेश्चन को सीखने का मौका है, इसके पास 40, इसके पास 50 और इसके पास काफी मेहनत करने का एफर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्कोर बढ़ेगा ना वो इन क्वेश्चन से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये तो आपको आते हैं, ये तो आने वाले एग्जाम में कभी भी आपको मिल जाएंगे, तो इनको तो निपटा दोगे आप। दिक्कत है इन क्वेश्चंस में ना, क्योंकि आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आई, और अगर इन क्वेश्चंस में दिक्कत है तो दोस्तों इन्हीं पर आपको एफर्ट्स डालने हैं। यही एक सक्सेस मंत्र है दोस्तों, कि आप इस 4th पॉइंट को बहुत अच्छे से माइंड में रखेंगे कि एनालिसिस वाला पार्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसी को छोड़ देते हैं दोस्तों, तो इनको छोड़ना नहीं है बच्चे, इनको तो फोड़ना है, ठीक है। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, जो आपसे क्वेश्चंस नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कंसेप्ट ऐसा लगा जो आपको नहीं आता था, उसको सीखें और उसी पर बेस्ड 1-2 सेंटेंस और खुद बना लें। मानकर चले आपने कोई सेंटेंस बनाया, आपका आंसर गलत हो गया, आपने उसको पीछे से देखकर समझ लिया, फिर वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा और बनाकर देखें, 1-2 क्वेश्चन बच्चे, अगर ऐसा करने लग जाओगे ना, फिर कोई ताकत नहीं है कि आपका स्कोर ना बढ़े, ठीक है। ऐसी कोई ऑब्स्टेकल फिर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस एक सिंपल सी गुजारिश यही करना चाहता हूं कि आप इस तरह की चीजों पर जरूर फोकस करें। सबसे पहले कंसेप्ट को सीखना है, बिना सीखे तो कुछ भी नहीं होगा, रिवाइज करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। इसको बाईपास नहीं कर सकते कि सीधा कंसेप्ट सीखे और 5-7-10 दिन बाद आपने सीधा प्रैक्टिस कर ली ना, उससे पहले रिवीजन जरूरी है। और प्रैक्टिस करने के बाद ये हाल जरूर होगा, किसी के 90, किसी के 80, व्हाटएवर जो भी है, तो इन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, पीछे से आंसर्स देखने हैं, समझने हैं और उसको सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो यकीनन आपका स्कोर जरूर बूस्टअप होगा दोस्तों। चलिए जी आते हैं अपने 10 क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, डायरेक्शन आपको दी गई है, एक बार भी इसको भी पढ़ लेते हैं। इन दीज क्वेश्चंस रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एनी एरर, कि यहां पर कोई एरर है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। इन इट द एरर इफ एनी, अगर है, विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर एरर है तो वो एक पार्ट में ही होगा, या तो ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, ठीक है, या फिर उसमें कोई एरर नहीं होगा, तो आंसर क्या दे देंगे, डी, नो एरर, ठीक है। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर इफ देयर इज नो एरर, अगर उसमें कोई एरर नहीं है, द आंसर इज डी। इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशंस इफ एनी, याद रखें कई बार कुछ बच्चे ना पंक्चुएशन का भी एरर देख लेते हैं कि यहां तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। तो दोस्तों वैसे तो देखो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो वो एरर है, बट पंक्चुएशन का एरर हमारे एग्जाम्स में क्या करना होता है, हमें अवॉइड करना होता है, इग्नोर करना होता है, उसको इग्नोर करके चलेंगे। तो पंक्चुएशन के पीछे मत पड़ जाना कि यहां पर कॉमा आना चाहिए था सर, उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू, ये एक सेंटेंस आपके सामने है, ठीक है। कहने का मतलब है जब आप मुंबई से वापस आ जाओगे तो मैं आपसे मिलने आऊंगा, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है दोस्तों। अब इसी को हमें देखना है, समझ पा रहे हैं, इसी को हमें देखना है कि इसमें क्या कुछ करेक्शन होगा। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने बहुत अच्छे से कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं, ठीक है ना, टाइम क्लॉज को अच्छे से पढ़ा है, तो शायद फिर इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं चाहूंगा सबसे पहले मेरे बच्चों आप अपना आंसर दो। ए पार्ट में गलती लग रही है तो क्या गलती है वो भी बतानी है आपको, ये नहीं कि सिर्फ ए बोल दिया या बी बोल दिया या सी बोल दिया ना, उस पार्ट में क्या आपको गलती लग रही है, क्या एरर लग रहा है एक्चुअल में, वो भी हमें बताना है आप लोगों को। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी कभी कोई टाइम क्लॉज की बात कर दी जाती है तो बच्चे उसमें हम लोग अवॉइड करते हैं विल का। मैं एक फॉर्मेशन भी आपको लिखकर बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले कमेंट्स करो भाई, क्वेश्चन नंबर लिखकर, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है।
देखो, पहली चीज तो एक ये बहुत ही सिंपल तरह से जान लो, आमतौर पर दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेज है ना, बैक टू बैक यूज ही नहीं किए जाते। दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेज बैक टू बैक यूज नहीं किए जाते। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, और वहां पर भी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट के दो टेंसेस एक के बाद एक आ जाएंगे तो वो अपने आप में एक एरर को दिखाता है, ठीक है। तो इसको देखो एक ट्रिक से समझ लेते हैं। एक तरीका तो यही हमारे पास, क्या कि जब भी फ्यूचर में एक के बाद एक एक्शन होंगे, या बहुत अच्छे से समझना भाई, सेंटेंस क्या कहता है, आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। अभी वो ना तो वो मुंबई से आया है, ना ही वो मिलने आया है, वो मुंबई से आ जाएगा तो मिलने जाऊंगा, है ना, ऐसा ही कुछ कहा गया। देखिए, अगर फ्यूचर के बैक टू बैक एक्शंस हो रहे हैं, ऐसा आपने पास्ट के भी बैक टू बैक एक्शंस को देखा होगा। फ्यूचर के अगर बैक टू बैक एक्शंस हो रहे हैं तो दोस्तों जो फर्स्ट एक्शन हुआ करता है, भाई दो एक्शन हो रहे हैं तो एक पहले होगा एक बाद में होगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्शन है उसको हम लोग किस में रखा करते हैं दोस्तों, अरे फटाफट से बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सेकंड एक्शन को किस में रखा करते हैं, सेकंड एक्शन को किस में रखा करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, टाइम क्लॉज के साथ विल का यूज नहीं करते। भाई समय को कौन दिखा रहा है, जब तुम आ जाओगे, है ना, आफ्टर की बात कर दी, तो इस वाले सेंटेंस से हमें, इस वाले सेंटेंस से किसको रिमूव करना होगा, विल। सिर्फ और सिर्फ क्या कहना सही हो जाएगा, रिटर्न। तो ये फर्स्ट एक्शन था और ये हमारा सेकंड एक्शन था। तो फर्स्ट एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिया, सेकंड एक्शन को फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक तरीका और भी है दोस्तों, एक तरीका और भी है, क्या कि अगर इस तरह का केस आए, आप जानते होंगे अनटिल, है ना, व्हेन, अनलेस, इफ, सपोज, इन सभी शब्दों के साथ हम अवॉइड करते हैं विल और शेल को। तो एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया भाई, पहले आप यहां पर रिटर्न करोगे मुंबई से, तभी तो मिलने आऊंगा, बिना उसके थोड़ी आ जाऊंगा। जैसे एक सेंटेंस है, एक और सेंटेंस है, इफ ही विल come here I will meet him, ठीक है। if he will come here I will meet him। अब देखो, आप दोनों में देख रहे हो कि दोनों के दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं। तो एक तरीका तो ये है भैया, इफ आ गया, इफ के साथ विल नहीं आएगा, खत्म कहानी, ठीक है। दूसरा तरीका, ये हमारा फर्स्ट एक्शन है भाई, पहले वो यहां पर आएगा तभी तो उससे मुलाकात होगी, ये सेकंड एक्शन है ना। तो फर्स्ट सेक्शन को किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ही सिंगुलर है, उसीलिए वर्ब को भी सिंगुलर करना होगा। तो इफ ही कम्स हियर, ऐसा हम लोग कर देंगे, इफ ही कम्स हियर, ठीक है। विल नहीं होगा, बहुत बढ़िया भाई वत्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, माय फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे। बॉम्बे ना बोलकर, वैसे तो ये भी एक एरर है, बॉम्बे ना होकर यहां पर क्या होना चाहिए, मुंबई। खैर इसको हम कोई फिलहाल एरर नहीं मानेंगे, ठीक है। लास्ट सैटरडे, ठीक है, सैटरडे नहीं सैटरडे, क्या होता है, सैटरडे नहीं, वेडनेसडे नहीं बोलते बच्चे, वेंसडे बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वेंसडे। ऐसे ही सैटरडे नहीं, सैटरडे, सैटरडे। खैर बोलचाल से हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी। बट दोस्तों प्रोनाउंसिएशन को सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। जब आप कोई लैंग्वेज को पढ़ रहे हो ना, तो उसको जितना सुधार हो पाए कर लो, है ना, नहीं तो अंग्रेजों से बदला लो, इनकी भाषाओं को ऐसे तोड़ मरोड़ के, ठीक है। चलिए, तो माय फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। तो यहां पर जो एरर है बच्चे, वो लाई करता है बी पार्ट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या एरर है, हैज नहीं आएगा, सिर्फ हम लोग क्या यूज करेंगे, लेफ्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, अब इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, यहां पर आपको क्लियरली दे दिया गया, बात कब की हो रही है, लास्ट सैटरडे की। कब की हो रही है दोस्तों बात, लास्ट सैटरडे की। जब बात ही पास्ट की हो रही है, भाई बात ही पिछले शनिवार की हो रही है ना, जब बात पिछले शनिवार की हो गई तो वो प्रेजेंट का तो समय नहीं रहा, तो टेंस तो प्रेजेंट का नहीं आ सकता, इतनी बात तो क्लियर है। अब माइंड में आएगा, ठीक है सर, क्या यहां पर हेड कर सकता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हैज को हटाकर, ठीक है, पास्ट आएगा तो हेड लगा देंगे। तो दोस्तों यहां पर हेड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। हेड तब आता है जब एक के बाद एक एक्शन हो, दो बातें कही गई हो,
ठीक है, यहां पर तो सिर्फ एक ही बात कही गई है, दो एक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। दूसरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जानते हैं कुछ शब्द हैं ऐसे जिनके साथ आप पास्ट का ही यूज करेंगे। देखो, अगर अगो आ जाए, लॉन्ग अगो आ जाए, है ना, या फिर अगर हम बात करें पास्ट या हिस्टोरिकल को इफेक्ट आ जाए, प्रीवियस कोई डेट आपको लिख कर दे दी जाए, है ना, प्रीवियस कोई डेट, या फिर लास्ट और प्रीवियस, इनके साथ काफी सारे एक्सप्रेशंस ऐड कर दिए जाते हैं। लास्ट जैसे संडे कर दिया, है ना, मंडे कर दिया, लास्ट वीक कर दिया, लास्ट मंथ कर दिया, लास्ट दिवाली कर दिया, ईयर कर दिया, है ना, या फिर यस्टरडे, है ना। इस तरह के एक्सप्रेशंस जब आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, है ना, इस तरह के अगर एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिले तो भैया उसमें आमतौर पर हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट आप ये भी जानते होंगे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का दोस्तों यूज बिल्कुल कर लिया करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि इन सभी शब्दों के साथ आमतौर पर जो टेंस लगता है वो कौन सा लगता है, पास्ट टेंस का यूज हम लोग किया करते हैं। ठीक है, और यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि भैया लास्ट सैटरडे की बात है, जब बात ही पास्ट की हो गई, यहां से बात हमें किस चीज की पता लग रही है, पास्ट, तो प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, हेड भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हम लोग यूज करेंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, बी पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फटाफट से देखें, इतना थोड़ा सा पानी पी लें, फटाफट से एक बार जल्दी से देखें एक बार। आई यूज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन आई गो टू बेड। आई यूज टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन आई गो टू बेड। मैं 10 बजे तक पढ़ाई किया करता था। यूज्ड टू की बात अगर मैं करूं, देखो दोस्तों, अगर सेंटेंस में यूज्ड टू दे दिया गया तो यूज्ड टू सेंटेंस में किस चीज को इंडिकेट करता है, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट किया करता है। ठीक है, यूज्ड टू किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट किया करता है। तो इट मींस यहां पर हमें पता लगा सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी पास्ट में है। एक चीज और याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना। देखो, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में भी स्टार्ट हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है भाई, और फ्यूचर में भी हो सकता है, तीनों टेंसेस में हो सकता है। अगर कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट है तो इट विल रिमेन इन पास्ट, ये याद रखेंगे, क्योंकि भाई जब बात ही पास्ट की हो रही है तो फिर वो पास्ट में ही रहेगा, प्रेजेंट में नहीं आ जाएगा। तो सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू है तो वो पास्ट में ही जनरली चलता है। ठीक है, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दोस्तों वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। ये बिल्कुल जनरल सी बात है ना। और फ्यूचर में है तो अगला वाला सेंटेंस आगे चलकर प्रेजेंट में हुआ करता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो कि आई होप सभी लोग जानते होंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब सेंटेंस पास्ट में होता है तो पास्ट में ही चलता है। चलिए जी, तो यहां से हमें पता लगा सेंटेंस किसमें है दोस्तों, पास्ट में। अगर पास्ट में है तो आगे चलकर ये जो गो आ गया, गो तो किसको दिखा रहा है भाई, प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो इसीलिए यहां पर क्या कर देंगे, वेंट करेंगे। ठीक है, हाँ, ये हैबिचुअल एक्शन को नहीं दिखाना होता तो सेंटेंस को ऐसा भी कर सकते थे, आई स्टडीड टिल 10 PM। अच्छा, ये एंड दो बार आ गया, ये टाइपिंग एरर है बच्चे, ये टाइपिंग एरर है हमारा, है ना, ये टाइपिंग एरर है।
ये टाइपिंग एरर है। चलो, तो 2 बार एंड नहीं आएगा, तो यहां से हटा लिया। तो यहां पर ऐसा भी कर सकते थे, आई स्टडीड टिल 10 PM एंड देन आई वेंट टू बेड। मैं 10 बजे तक पढ़ा और फिर मैं सोने के लिए चला गया, ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे। क्लियर है जी? तो पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर प्रेजेंट में नहीं आ सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं जी। अब देखो सेंटेंस थोड़ा बड़ा सा है। अब बड़ा सेंटेंस होते ही दिल की धड़कनें हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। हमें लगता है बड़ा क्वेश्चन बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसको स्प्लिट करते हुए चलो आप, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ा स्टेटमेंट है, तो यकीनन उसमें 2 या 2 से ज्यादा बात कही गई होंगी, हमें उनको समझते हुए चलना। एयर पॉल्यूशन है ना, आजकल तो चल ही रहा है, हॉट बर्निंग इशू है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है भैया, है ना। बड़ी मुश्किलों से हम लोग आपकी क्लास लेते हैं ना, धुएं से लड़ते हुए, स्मॉग से लड़ते हुए। एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैज बीन स्टडीड फॉर ईयर्स। जो इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्री की जो फ्यूम्स निकलती है ना, जो धुआं निकलता है, उसको काफी सालों से क्या करा जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। बट ओनली रिसेंटली हैज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन बिकम नोन। अब हम हमेशा किस पर ध्यान देते थे, एयर पॉल्यूशन पर देते थे, उसी पर स्टडी वगैरह होती थी। अब पता लगा भैया एयर पॉल्यूशन के साथ साथ नॉइज पॉल्यूशन भी हो रहा है ना। नॉइज पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, सच्चाई है ना। हम लोग नॉइज पॉल्यूशन डायरेक्टली हमें अफेक्ट नहीं करता, हालांकि हम लोग यंग हैं थोड़े से, इसलिए हमें अफेक्ट नहीं करता। आप बच्चों से पूछिए, बूढ़े लोगों से पूछिए कि उनको नॉइज पॉल्यूशन कितना ज्यादा इरिटेट करता है ना। तो नॉइज भी पॉल्यूशन की कैटेगरी में बिल्कुल है अब, है ना। और वाइडली इसको कम करने की कोशिश भी सरकार करती है। इसीलिए आपने देखा होगा जगह जगह, है ना, डू नॉट हॉन्क, है ना। हॉन्क का मतलब ब्लो हॉर्न, हॉर्न ना बजाएं। और वेस्टर्न कंट्रीज में आपने अगर सुना होगा तो देखेंगे वहां हॉर्न बहुत ही रेयर फॉर्म में बजाया जाता है। यहां पर तो भाई सब खाली बैठे घर के किसी के नीचे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, ठीक है। हॉर्न पे हॉर्न, पड़ोसी टेंशन में है ना। अगर आपके पीछे कोई गाड़ी खड़ी है, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आप देखेंगे पीछे वाला क्या करेगा, बैक टू बैक हॉर्न बजाता रहेगा। एक बार बजाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट वो 1 2 3 4 करेगा, आप इरिटेट होने लगेंगे, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ पॉल्यूशन ही है। चलिए जी, इरिटेट करता है। तो एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल फ्यूम्स। अब आप देख रहे हैं यहां पर दोस्तों इंडस्ट्रियल फ्यूम्स है और उसके बाद क्या लिखा गया है, हैज। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे इंडस्ट्रियल फ्यूम्स प्लूरल काटो जी, हैव कर दो, जबकि मेरे बच्चे ये पूरी तरह से सही है। क्यों? इसका रीजन है भाई, क्योंकि ये फ्यूम्स के लिए नहीं आया, फ्यूम्स के लिए नहीं आया, ये किसके लिए आया है, एयर पॉल्यूशन के लिए। क्योंकि कॉज्ड बाय, बाय है ना, प्रेपोजिशन के बाद तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट नहीं। तो ये जो हैज आया है ना, ये किसके लिए आया बच्चे, एयर पॉल्यूशन के लिए आया, ठीक है। इंडस्ट्रियल फ्यूम्स को स्टडी नहीं किया गया, स्टडी किसको किया गया दोस्तों, एयर पॉल्यूशन को, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। फॉर ईयर्स बट ओनली रिसेंटली हैज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ। अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या आ गया, इफेक्ट्स। और इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट का प्लूरल फॉर्म है। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ करता है बच्चे, जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ करता है तो यकीनन उसके साथ आने वाली, यूज की जाने वाली वर्ब कैसी होती है, प्लूरल हुआ करती है। इसीलिए यहां पर हैज गलत हो गया। क्या कहना सही होगा बच्चे, हैव। क्या कहना सही होगा, हैव, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में था, हमने प्रेजेंट में रख दिया, ठीक है। बात समझ पाए, क्लियर है। क्योंकि हार्मफुल इफेक्ट्स के हिसाब से यहां पर वर्ब आ रही है हमारी, ठीक है। और यहां पर हैज ना होकर यहां पर हैव करेंगे। इजी पीजी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे अगला। नेक्स्ट आता है, द जज आस्क्ड द मैन, द जज आस्क्ड, यहां से समझ में आया पास्ट में है, ठीक है। द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट कंटेन 5,000 रुपीज। जज ने पूछा उस इंसान से जो उससे बैग खो गया, उसमें कितने पैसे थे, कंटेन करा था, इट मींस पास्ट की बात हो रही है। तो आस्क्ड है, ठीक है। हैड लॉस्ट, ओके जी, बट यहां पर कंटेन नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंटेन किया हुआ था 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे बच्चे, पास्ट की बात है तो कंटेन्ड हमें यहां पर लिखना होगा, ठीक है। जी हाँ मेरे बच्चे, DSSB वार्डर के लिए भी बिल्कुल काम आएगा। देखो ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं ना, ये ना सिर्फ जीडी के लिए बल्कि वार्डर के लिए, MTS के लिए, CHSL के लिए, CGL के लिए, हर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल है और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ जीडी को ही टारगेट कर रहा है बच्चे। ये जो क्वेश्चंस है ना,
कहीं पर भी कैसे भी मिल सकते हैं, है ना। हमने मिक्स क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है आपके लिए, मिक्स क्वेश्चंस को मेरे बच्चों प्रिपेयर किया है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरे बच्चों, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास पूरी तरह से क्या है, यूजफुल है। सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास है ये पूरी तरह से क्या है मेरे बच्चे, सफिशिएंट है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। फटाफट से बताएं भाई। अगला स्टेटमेंट और देखते हैं, फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। यू कैन सी बाय माय विजिटिंग कार्ड्स दैट नाउ आई एम इन मुंबई। देख रहे हो बदतमीजी, पहले बॉम्बे लिख दिया था, मुंबई लिख दिया। क्या, चलो। एज यू कैन सी बाय माई विजिटिंग कार्ड, कि भाई मेरे विजिटिंग कार्ड में आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, दैट नाउ आई एम इन मुंबई, कि मैं अभी फिलहाल कहां पर हूं, मुंबई में हूं। ये सेंटेंस देखें भाई, बहुत ही मतलब क्या दिल दिला देने वाला क्वेश्चन है ये। अब दिल दहला देने वाला क्वेश्चन मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत ही आसान है ना। और बहुत ही आसान होने के बाद मेरे बच्चे ये सेंटेंस इतना इजी हो जाता है, और इसमें बहुत एफर्ट, बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। एक बार मैं चाहूंगा कमेंट करके बता दें फटाफट से। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत दिलेरी वाला है, इसमें बहुत करेज चाहिए आपके। जल्दी से देखें बच्चे, देखो इस तरह से आंसर नहीं देना कि ए पार्ट या बी पार्ट या सी पार्ट, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें किस पार्ट में एरर है और वो क्या एरर है बच्चे, वो देखना है। चलिए भी आते हैं। एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हो, बाय माई विजिटिंग कार्ड, मेरे विजिटिंग कार्ड के थ्रू, दैट नाउ आई एम इन मुंबई। मेरे भाई ये जो सेंटेंस है पूरी तरह से करेक्ट है, इसीलिए दिलेरी वाला क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चे जब एरर वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी समझकर चलते हैं, है ना। हमारी मजबूरी है कि भैया हमें तो ये हर कंडीशन में बच्चे करेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ ए बी सी बताना ही बताना है, क्योंकि नो एरर तो हमें कहीं लगता ही नहीं। हमें लगता कुछ ना कुछ तो गलती होगी। जब ये एरर वाला क्वेश्चन है ना, कुछ ना कुछ तो गलती होगी ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से गलत फहमी में कहीं ना कहीं लग जाते हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, समझे इस चीज को, इसमें कोई गलती नहीं है। प्रेजेंट में सेंटेंस आई कैन, और आगे भी चलकर नाउ दिखा दिया। याद रखना जब भी कभी नाउ आएगा तो नाउ तो क्लियरली इंडिकेशन किसका है जी, प्रेजेंट का है। ठीक है, नाउ आई एम इन मुंबई, तो इट मींस इसमें फिलहाल हमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं मिला। नहीं मिला तो ये सेंटेंस ठीक है ना। बहुत मुश्किल से बच्चे आंसर दे पाते हैं डी, बहुत मुश्किल से मेरे बच्चे इसका आंसर डी दे पाते हैं, और वाकई में करेज का काम है, नो डाउट। चलिए मैं अपनी बताऊं, जब हम लोग शुरुआत में जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो वाकई में यही थ्योरी के साथ चलते थे। अरे नहीं नहीं नहीं, एरर पूछा है तो कुछ ना कुछ तो गलती होगी, नहीं होगी तो बना देंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि आधी अंग्रेजी तो पता है हम कैसे कैसे कंप्लीट कर देते हैं। पढ़ने में जच रहा है या नहीं जच रहा, जच रहा है तो नो एरर, और नहीं जच रहा तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना बच्चे, समझ कर करना है। एक चीज और बताना चाहूंगा, एक चीज मैं बच्चे और बताना चाहूंगा आप सभी को। इंग्लिश में अगर आप किसी भी सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तब तक कोई एरर अननेसेसरी नहीं बनाएंगे जब तक आप उसके पीछे श्योर ना हो। मानकर चले इज लिखा है तो ये नहीं कि सीधा आर कर दिया ना। अगर आप उस चीज के लिए श्योर हैं, आपके पीछे, आपके पास उसके लिए एक रीजन है प्रॉपर, कि हाँ ये चेंज मैं कर रहा हूं इस सेंटेंस में, तो ये इस रीजन की वजह से कर रहा हूं, ऐसा इसलिए होता है। अगर रीजन है तो ही चेंज करें किसी भी शब्द को, अदरवाइज छेड़खानी ना करें। छोड़ दो भले ही क्वेश्चन को, नेगेटिव तो नहीं जाएगा। क्वेश्चन को छोड़ना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। मानकर चलें इसमें मैंने मान लेते हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि यहां कंसिडर्ड नहीं आना चाहिए, कंसिडर आना चाहिए, सपोज करते हैं ना। बट मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है इस चीज को करेक्ट करने का, लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही कर दिया, मन को लग रहा था, फीलिंग आ रही थी। रुक जाओ, जब तक कोई रीजन नहीं हो वैलिड, है ना, आपके पास कोई प्रूफ ना हो कि हाँ भाई ये इस वजह से होता है, कभी उसको चेंज ना करें बच्चे। आशा करता हूं इस वजह से
अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत सारे अपने नेगेटिव मार्क्स बचा लोगे, ठीक है। क्योंकि अगर इसको छोड़ देते तो मार्क्स कितना मिलता, 0, है ना। बट अगर इसको अटेम्प्ट कर लिया और गलत अटेम्प्ट कर दिया तो मार्क्स चले जाएंगे नेगेटिव में। तो भैया हमें नेगेटिव मार्क्स किसी भी तरह से नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए जी 7th क्वेश्चन को देखते हैं अपना। द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशंस। जो मिनिस्ट्री है वॉज कंसिडर, मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर। अब मुझे बताओ कंसिडर किसने किया था, सेवरल प्रपोजल को कंसिडर किसने किया था। मेरे बच्चे ये बात भी मैं आपको कई बार बताता आया हूं, एक बार और बता देता हूं, याद रखें हमारे सेंटेंस कभी कभी एक्टिव वॉइस में लिखे जाते हैं और कभी कभी हमारे स्टेटमेंट्स पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं। तो कब कैसे पता लगेगा कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, दोस्तों समझते हैं बहुत ध्यान से। एक्टिव वॉइस में हमारा वही सेंटेंस होगा जब हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो, डूअर। जब उसने कोई काम किया, सब्जेक्ट ने कोई काम किया, तो वो हमारा स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव भी होता है पैसिव भी होता है। तो कब एक्टिव होता है कब पैसिव होता है, जब हमारे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ना डूअर हो तो वो एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, और हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, नॉन डूअर। अगर नॉन डूअर है तो दोस्तों वो पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा, ठीक है। आइए जी समझ लेते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा द डेट अनाउंस्ड, बहुत ध्यान से देखना, द डेट अनाउंस्ड। और एक बात और मैं आपको बता चुका था प्रीवियस क्लासेस में, नहीं याद है तो मैं दोबारा बता देता हूं, पैसिव वॉइस में बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बात बता चुका हूं मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस के दौरान ही। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, डेट है, और अनाउंस क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। मुझे बताओ अनाउंस करने का काम डेट ने किया क्या, अनाउंस करने का काम डेट ने किया। आप कहोगे नहीं सर सब्जेक्ट हमारा क्या है, नॉन डूअर। अगर ये नॉन डूअर है भाई तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पैसिव वॉइस। इतना समझ में आया। और पैसिव वॉइस में तो बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां तो कोई बी नहीं है, इसीलिए हमें एटलीस्ट एक बी की फॉर्म ऐड करनी होगी। द डेट वॉज अनाउंस्ड, द डेट वॉज अनाउंस्ड। ऐसा इसलिए किया क्योंकि डेट ने अनाउंस नहीं किया, डेट ने कुछ अनाउंस नहीं किया बच्चे। यहां पर आते हैं, एक और सेंटेंस में आपके सामने लिखता हूं, राहुल अनाउंस्ड द डेट। बहुत ध्यान से देखना भैया, यहां पर अनाउंस क्या है, वर्ब है। राहुल क्या है जी, हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ही हमारा क्या है, डूअर। भाई डेट किसने अनाउंस की, किसने अनाउंस की डेट, आप कहोगे सर राहुल ने अनाउंस की डेट। राहुल हमारा सब्जेक्ट है और वो डूअर है, कोई काम कर रहा है। जब सब्जेक्ट डूअर होता है तो दोस्तों वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस में। किस में लिखा जाता है बच्चे, एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में बी नहीं चाहिए होता है हमें, आमतौर पर बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए होती है, तो राहुल अनाउंस द डेट ऐसा हो जाएगा। आशा करता हूं बात क्लियर हुई होगी कि कब एक्टिव वॉइस लिखा जाता है कब पैसिव वॉइस। तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। अब देखो जो मिनिस्ट्री है, कंसीडर किसने किया, मिनिस्ट्री ने किया क्या, सेवरल प्रपोजल। भाई कंसीडर करने का काम किसने किया, सेवरल प्रपोजल को। आप कहोगे सर मिनिस्ट्री ने। इट मींस हमारा सब्जेक्ट क्या है, डूअर। और जब सब्जेक्ट डूअर हो जाता है तो बच्चे हमें फिर पैसिव वॉइस नहीं, बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, है ना। बी के साथ थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा जी, द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसिडर्ड का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। आशा करता हूं क्लियर हुआ होगा। तो यहां पैसिव वॉइस नहीं, हमें एक्टिव वॉइस की रिक्वायरमेंट थी और एक्टिव वॉइस में हम लोग बी को हटाएंगे, वॉइस को हटाकर सिर्फ सेकंड फॉर्म लिखेंगे। द मिनिस्ट्री कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशंस, ठीक है। अगले पर आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, having worked in both public and private sector banks, she is the most suitable person to take over the post of the chairman। भाई एक महिला है जिसने पब्लिक बैंक में भी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दोनों में काम किया है, ठीक है। तो उसके बाद वो सबसे ज्यादा सूटेबल पर्सन है किस पोस्ट के लिए, चेयरमैन बनने के लिए, है ना। हालांकि देखो आज की डेट में तो ये भी एक एरर हो सकता है, शी है तो चेयरमैन ना करके
द वर्ड इज शुड बी चेयर पर्सन, बट चलो ठीक है, चेयरमैन एक वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है इसमें। आप याद रखें कभी भी हैव आ जाएगा तो दोस्तों उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, और इस तरह के सेंटेंसेस को परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। हटाओ जी, तो हैविंग वर्कड आप ऐसा बोलेंगे, हैविंग वर्कड इन, जैसे हैविंग फिनिश्ड माय लंच आई वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। तो काम करने के बाद तो हैविंग वर्कड इन बोथ, इसको ऐसा समझ लो, चलो नहीं भी समझ में आया ठीक है, अंदाजा लगाने की नहीं समझ में आ रहा। अब मुझे बताओ उस महिला ने प्राइवेट और पब्लिक बैंक, सेक्टर बैंक में काम किया हुआ या नहीं किया? आप कहोगे सर हाँ, तो भैया प्रेजेंट फॉर्म तो नहीं आ सकती, पास्ट आनी चाहिए, एक ये भी तरीका है, ठीक है। ये बहुत ही आसान था। तो देखो ऐसे एक और सेंटेंस अगर यहाँ जगह है क्या? नहीं। अगर मैं ऐसा सेंटेंस और लिखूं, हैविंग बीइंग फाउंड guilty of murder, he was sentenced to 5 year imprisonment, ठीक है। imprisonment का मतलब जेल सजा, ठीक है। तो हैविंग आ गया, हैविंग आ गया तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती, आप जानते हो, थर्ड फॉर्म आती है। तो बीइंग को ही थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो बीन बनेगा। तो हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, इस तरह से हम लोग किया करते हैं, ठीक है। अगले पर आते हैं फटाफट से, 9th क्वेश्चन को देखें। ही स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस 2 years ago। देखो अगो वाला वर्ड आ गया है ना, अगो वाला वर्ड आ गया तो भैया पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ही स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस 2 years ago, 2 साल पहले उसने एक बहुत ही छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, बट इट ग्रू वेरी फास्ट, बट वो बहुत जल्दी से बढ़ गया, मतलब बड़े लेवल पर आ गया। एज द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ बूम एट दैट टाइम। अब मुझे बताएं उस समय बूम, बूम का मतलब था जो वो कंट्री था, एक उसमें उछाल आ रहा था, बूम चरम पे जा रही थी, है ना। सेंटेंस पास्ट में है, यहां पर भी पास्ट में है, और यहां पर इज एक्सपीरियंसिंग आ गया तो पास्ट में रहेगा। एट दैट टाइम इट मींस ये भी क्लियरली इंडिकेशन है पास्ट का, ये भी क्लियरली एक इंडिकेशन है पास्ट का दोस्तों। तो इज नहीं, यहां पर क्या होगा कि उस समय जो कंट्री थी वो बूम, मतलब उसका चरम आया हुआ था, ठीक है, मार्केट बढ़ रही थी, इसीलिए उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो बहुत जल्दी से ग्रू हुआ, है ना, बढ़ गया, फैल गया। तो इज एक्सपीरियंसिंग के प्लेस पर क्या आएगा बच्चे? वॉज एक्सपीरियंस। पास्ट में था तो पास्ट में रहेगा। एट दैट टाइम का मतलब भी यहां पर क्या है? पास्ट को ही इंडिकेट कर रहा है, उस समय की बात है, पास्ट की बात है, तो पास्ट टेंस का ही यूज करें आप। अगले पर आते हैं। कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट कंडीशंस, इट हैज बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। टाइपिस्ट साहब नशे में है। चलिए, कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, इट हैज बेटर फॉर अस, ये हमारे लिए बेटर है, टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और एक बात बताऊं, मुझे ऐसा ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट देखो आजकल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिक वाले जो शेयर्स हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मेरी बातों बिल्कुल मत जाना, मेरे को भी किसी ने बताया था, ठीक है। अब देखो यहां पर हैज जो है ना, ये गलत हो जाएगा, यहां पर क्या होगा? इज। अब क्यों होगा देख लेते हैं। याद रखें कभी भी हैज, हैव और हैड इंडिपेंडेंटली यूज हो रहे हैं विदाउट मेन वर्ब, तो ये हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के तौर पर यूज होते हैं, जिसका कि मतलब होता है पोजीशन को दिखाना, अधिकार को दिखाने की बात किया करते हैं, है ना। तो इट हैज अगर दिखाना था तो इट हैज समथिंग, कि उसके पास कुछ है, जबकि ऐसा नहीं दिखाना। ये हमारे लिए बेटर है ऑप्शन कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है।
तो जब इस तरह की बात हो, स्टेटिव वर्ब की बात होती है, होने को दिखाना होता है, हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, वो अच्छा है, बेकार है, ऐसे केसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं? स्टेटिव वर्ब का। और इज, एम आर, वॉज वर स्टेटिव वर्ब है, इसीलिए हम लोग यहां पर इज का यूज दोस्तों करेंगे। ठीक है, तो कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट कंडीशंस, इट इज बेटर फॉर अस, ये हमारे लिए बेटर है, टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए जी अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या कहता है ये। सिंस आई हैड लिव्ड देयर फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है, क्योंकि मैं वहां पर काफी सालों रहा, द विलेजर्स वर वेरी कंफर्टेबल, talked to me about all their problems। जल्दी से देखेंगे। Since I had lived there for many years, क्योंकि मैं काफी सालों तक वहां रहा, the villagers were very comfortable, वो बहुत कंफर्टेबल थे। किस चीज में भाई? they were very comfortable, talked to me नहीं, बात करने में वो हमेशा करते थे, कंटिन्यू काम को दिखा रहा है, तो इसलिए इस तरह का हम लोग फॉर्म यूज करेंगे, टॉकिंग टू मी अबाउट ऑल देयर प्रॉब्लम्स, कि भाई क्योंकि मैं काफी साल रहा, इसलिए जो विलेजर्स से गांव वाले थे वो मुझसे बहुत ही कंफर्टेबली बात कर लिया करते थे, उन्हें कोई दिक्कत दुविधा परेशानी मेरे से बात करने में नहीं हुआ करती थी। क्या और शोभित राजपूत भाई, क्या दिक्कत होगी? अरे भाई हो जाएगा सॉल्यूशन, टेंशन ना ले भाई। चलिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Our equipment gets damaged very often in summer because there are too many power cuts। अब जो हमारे इक्विपमेंट पावर कट बहुत लगते हैं ना, लाइट जा रही आ रही है तो कभी कभी तेज, कहते हैं ना तेज आ गया है ना, कभी कभी फ्लक्चुएशन होती है, डिम लाइट हो जाती है, ज्यादा आ जाती है ना लोड, तो उस वजह से क्या होता है, इक्विपमेंट क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो आवर इक्विपमेंट्स गेट्स डैमेज नहीं, इट शुड बी डैमेज्ड वेरी ऑफन, ठीक है, इन समर। गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा पावर कट ज्यादा लगते रहते हैं, फ्लक्चुएशन ज्यादा रहती है, तो उस वजह से कई बार इक्विपमेंट्स हमारे जो हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अवर इक्विपमेंट्स गेट्स डैमेज्ड, क्योंकि यहां पर हमें वही चीज है, पैसिव वॉइस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर यूज करना है दोस्तों। अब हमारे इक्विपमेंट डैमेज नहीं करते, वो हो जाते हैं, ठीक है, तो गेट्स डैमेज्ड वेरी ऑफन, तो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हमें यहां पर यूज करना है, इसीलिए डैमेज ना होकर इट शुड बी डैमेज्ड, तो अवर इक्विपमेंट गेट डैमेज्ड। चलिए एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 13th एंड 14 है ना, ये मैं सोचूं कि हमने 14 क्वेश्चन, हमने 14 क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट सीखा, डिटेल में अच्छे से सीखा, ठीक है ना। सर मैं आपकी क्लास ऑनलाइन करती हूँ, अच्छी बात है बच्चे, इट्स गुड। अनुप्रिया कुमारी, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक्ड टू रेस्ट इन द आफ्टरनून आफ्टर दे रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, ठीक है, बट माई सन सीम्स टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, बट मेरे यार पानी पिला दे एक गिलास तो। तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक टू रेस्ट इन द आफ्टरनून, भाई सारे बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर अक्सर रेस्ट करते हैं, है ना, रात दोपहर में, आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से आ जाते हैं, ठीक है, बट माई सन सीम्स टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि भाई वो थकता ही नहीं है, वो थकता ही नहीं। अब देखो ये सेंटेंस वैसे तो नॉर्मली क्या था, प्रेजेंट में होना चाहिए, तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक होना चाहिए था ज्यादा बेटर, बट अगर मैं यहां पर लाइक करता हूं तो आगे चलकर मुझे रिटर्न भी करना होगा, तो दो दो चेंजेस इस तरह से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगा अब हमें, है ना। मोस्ट लाइक्ड टू, भाई अधिकतर बच्चों ने रेस्ट फरमाना पसंद किया, या तो ये जनरल सेंस होना चाहिए कि भाई अधिकतर जो बच्चे हैं ना आफ्टरनून में रेस्ट करते हैं जब वो स्कूल से आ जाते हैं, बट मेरा जो बच्चा है उसके पास तो पता नहीं कैसी एनर्जी, वो थकता ही नहीं है। एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है, एग्जॉस्ट का मतलब जब थक जाते हैं, चूर हो जाते हैं, और इसी का ऑपोजिट आई एन लगाकर इन एग्जॉस्टेबल बना दिया गया
कि वो थकता ही नहीं है ना, उसके पास खतरनाक एनर्जी है। या तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए या फिर ये पास्ट में भी हो सकता है। पास्ट में है तो हम मानकर चलेंगे लाइक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक्ड ठीक मान लिया। फिर रिटर्न की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रिटर्न भी ठीक मान लिया। जब सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में है तो सीम्स नहीं बच्चे, इसको फिर हमें पास्ट में लेकर जाना होगा, सीम्ड, है ना। वैसे ये सेंटेंस प्रेजेंट में बहुत अच्छा लगता है, बट उस प्रेजेंट को बनाने के चक्कर में दो दो पार्ट में एरर नहीं कर सकते हम लोग, तो एक ही पार्ट में एरर देंगे, तो हम लोगों ने इसको पास्ट बना दिया, सीम्ड टू हैव। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा गुरुजी ये हैव कैसे आ गया, ये तो प्रेजेंट में आता है। अरे मेरे भाई याद रखना, टू के बाद हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म आया करती है बच्चे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज किया जाता है। चलिए जी आते, द कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट्स वाज द मेन रीजन फॉर द फर्म टू सर्वाइव इवन ड्यूरिंग अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड, इवन ड्यूरिंग अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। भाई कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट, भाई अपनी कॉस्ट को कम करना, वॉज द मेन रीजन फॉर द फर्म टू सर्वाइव, कि वही उसका मेन रीजन था फर्म का सर्वाइव करने का, इवन ड्यूरिंग अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड, हालांकि बहुत ही मुश्किल समय चल रहा था, बट उस दौरान भी कॉस्ट कटिंग ही मेन रीजन था। जब था, अगर हम कह रहे हैं कि ये रीजन है तो इज आएगा या वॉज आएगा, इज एम या आर आता है। अदरवाइज था की बात करें, है ना, स्टेटिव फॉर्म में वॉज का यूज करेंगे तो अगेन हम कह सकते हैं भाई इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस मेरे भाई पहले से ही करेक्ट है, ठीक है। द कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट्स वॉज द मेन रीजन फॉर द फॉर्म, वही मेन रीजन था सर्वाइव करने का डिफिकल्ट पीरियड में भी। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं मेरे बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, इसके सेकंड पार्ट जो कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे, कल हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।